चलिए हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा राज्य है, नाम बताइएगा, ठीक है। एक सेकंड। चलिए बताइए तो 3 नंबर पे कौन सा राज्य होगा? बताइए। नागालैंड। नागालैंड, ठीक है। 2 पे? इतना क्यों रुक के बता रहे हैं आप लोग, है ना? कल हम लोग बात किए थे, क्यों कंफ्यूजन क्या है इसमें, ये बताइए। याद कीजिए, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। 1 नंबर पे क्या था ये? अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर, मिजोरम। बिल्कुल। अब देखिए, अरुणाचल के बाद है ना, हमेशा जब भी आपको अगर एक राज्य का भी नाम पूछे तो हम कभी एक राज्य का नाम मत लीजिए, इसको सीधा बोलिए नमामि, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जिनको याद भी होता है ना, आप एग्जाम में गौर कीजिएगा कि अगर ये पूछ दे तो कहीं ना कहीं सोच में डूब जाते हैं लोग। हाँ, वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से जो भी आपका एक्रोनिम है वो जरूर याद रखिए, ठीक है। तो देखिए, पहले आता है नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ठीक है। कल हम लोग बात किए थे मणिपुर के बारे में, वहां पे अभी क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन, कुकी और मैं, इन दोनों के बीच चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, ठीक है। 5 नंबर पे कौन सा है? त्रिपुरा, ठीक है। छठा कौन सा होगा? छठा मेघालय। असम। चलिए ये बताइए कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। ये बताइए कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा, ठीक है। ये बताइए, ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ये बताइए, कर्नाटका। ये कौन सा? इधर 14 नंबर, ये 14 नंबर। अंडमान निकोबार। ये बताइए। लक्षद्वीप। ठीक है। देखिए, स्टेट आप लोगों में से बहुत लोगों को याद ही होगा, ठीक है। हम अभी भी आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि ज्योग्राफी जो है ना, वो सिर्फ मैप है। मैप जिस दिन आपको समझ में आ गया, मतलब आपको आंख बंद करके भारत का सारा राज्य, उसकी राजधानी, ठीक है, उसके उसके मेन मेन फीचर्स। शशिकला जी, आप म्यूट कर लीजिएगा ना, आपका आवाज जो है, शायद आप फैन के पास है तो इस वजह से हवा का आवाज आ रहा है, ठीक है। ओके, देखिए तो क्या होता है ना, मैप अगर आपके माइंड में एक बार चिपक जाता है, उसके मेन मेन फीचर्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, तो कैसा भी सवाल पूछेगा वो बनेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे हर चीज इंटरलिंक्ड है, ठीक है। कैसे इंटरलिंक्ड है ये समझ, हम एक उदाहरण देते हैं आपको। आप लोगों को आइडिया होगा कि मॉनसून जो है, उसका जो पवन है वो किधर से एंटर करता है भारत में, क्या डायरेक्शन होता है इसका, बताइए आप। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से होता है। आप गौर कीजिए कि यहाँ जो हमारा वेस्टर्न घाट है, यहीं पर तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है ना, सदाबहार वन। भारत का सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? अब जहां से मानसून प्रवेश कर रहा है, यानी इस क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से यहाँ का जो वनस्पति है वो भी बारिश से प्रभावित है, इसलिए ये बहुत ज्यादा हरा है, ठीक है। इसके अलावा सोचिए कि भारत में और कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। अब क्यों पाया जाता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से मानसूनी पवनें जब आगे बढ़ती हैं तो यही मेघालय के पास ही तो आके घूमती है, गारो खासी जयंतिया के पास टकराती है। तो चूंकि यहाँ घूमती है, यानी यहाँ पे बादल ज्यादा देर तक रुकी रहती है, इस कारण यहाँ पे भी अत्यधिक वर्षा होती है। अब वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ पे वन कैसा पाया जाएगा? सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है। उसका जैसे जैसे वायु आगे बढ़ती है, मतलब मानसूनी पवन, तो ये अपनी मॉइस्चर जो है धीरे धीरे छोड़ते जाती है। इस कारण से जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वर्षा का जो मतलब मिलीमीटर में जो गिनती है वो कमता जाएगा, ठीक है। और उसी अनुसार क्या होगा, जैसे जैसे वर्षा कम होगा वैसे वैसे वनस्पति जो है हमारा सदाबहार से क्या होगा, पर्णपाती में बदल जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही ये राजस्थान पहुंचेगा, यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, अब बारिश हो नहीं रही है तो यहाँ पे क्या होगा, वनस्पति होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मरुस्थल हो जाएगा, समझ रहे हैं? यानी हर चीज जो है ना लिंक्ड है। अब समझिए कि जैसे ये वेस्टर्न घाट में आप पढ़े कि वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन है, तो इस वन में जानवर भी कैसे होंगे? डोमेस्टिक जानवर तो नहीं होंगे ना, पालतू जानवर नहीं रहेंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, आई ट्राई, ठीक है, मैं बाइलिंगुअल हूँ, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे जो है ना जानवर भी जो पाए जाएंगे, एनिमल्स भी जो पाए जाएंगे, वो भी कैसे होंगे, वो भी जंगली होंगे, उसी तरह के यहाँ भी। तो आप गौर कीजिए कि जो मेन मेन जो आपको मिलता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, तो गौर कीजिएगा इन्हीं क्षेत्रों में है। यहाँ पे देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं? यहाँ पे क्या है, इधर देखिए आसाम में 6-7 नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, ओरांग है, मानस है, ठीक है, इधर है। उसके बाद इधर महाराष्ट्र का बात कीजिएगा तो यहाँ पे है, गोवा में है,
तो हर चीज जो है ना ज्योग्राफी में एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। मैप अगर एक बार समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो इसका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो भारी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलेंगे, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है बिना मतलब, अगर आपको मैप याद भी हो ना तो फिर भी मैप को निहारा कीजिए, ठीक है। जैसे आईने में या सेल्फी लेने के लिए मोबाइल देखते हैं ना, मोबाइल में ही मैप डाउनलोड कर लीजिए, उसको बिना मतलब का भी देखते रहिए, यही दिमाग लगाते रहिए कि इसके बगल में और क्या है, बिहार के आसपास क्या है, हरियाणा के पास क्या है। तो एक बार दिमाग में चला जाएगा तो वो आपका हर क्वेश्चन में ये काम आएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी में, और इसका एक तरीका होगा। कल हम लोग जो है बेसिक बात कर चुके थे, आज हम क्या करेंगे, नोट्स से चीजों को आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और बाद में फिर उसको अंडरलाइन करेंगे, आउटलाइन करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ से भारत के परिचय से, ठीक है। कोई क्वेश्चन अराइज होगा आप लोग तो बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा पूछिएगा अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत आए, क्योंकि ज्योग्राफी है ना कॉन्सेप्ट का खेल है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसमें रटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं पहले भारत की परिचय के बारे में। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि इसमें आता है आपको अक्षांश और देशांत, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है, ठीक है। इसमें चलते हैं, मैप समझते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है क्या, समझिए। अक्षांश और देशांतर, ठीक है, हम दोनों लैंग्वेज में ट्राई करेंगे। एक सेकेंड। लैटिट्यूड्स, ठीक है, समझिए। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा राइटिंग को आप लोग अंडरलाइन मत कीजिएगा, इस पे लिखने में, टैब पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। आप समझिए कि यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, यानी देशांतर क्या होता है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन आज एकदम खत्म हो जाएगा। ये समझिए, लैटिट्यूड का नाम में ही लैटी लिखा हुआ है ना, लेटी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिक है कि इसका जो लाइन है ना वो हमेशा लेटा हुआ रहेगा। हम लोगों को यही, कई लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि लैटिट्यूड का लाइन ऐसा होता है कि ऐसा होता है। सिंपल याद रखिएगा, लैटिट्यूड जो है हमेशा लेटा हुआ रहता है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड जो है ये लॉन्ग है तो खड़ा रहेगा, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वाले कैसे याद रखेंगे ये समझिए। अक्षांश और देशांतर, ये देखिए, ये हमारा जो है समझिए कि पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। और अर्थ पे जो हमारा सूर्य है जो बहुत दूर है हमसे, उसका रोशनी जो है वो पड़ता है हमारे ऊपर, ठीक है। अच्छा, अक्ष का मतलब पता है कि आप लोगों को अक्ष का मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया हिंदी में अक्ष को किसे अक्ष कहते हैं? आइज, आँख। नहीं, वो दूसरा अक्ष हो गया, ठीक है। ये अक्ष हम कुछ और बात कर रहे हैं, ठीक है। आप समझिए, आपने व्हील देखा है, चक्का, ठीक है। तो चक्का का जो होता है ना बीच में जो एक्सियल होता है जहां से ये कनेक्टेड रहता है, इसको अक्ष कहते हैं, ठीक है। यानी सेंटर जो होता है ना उसको अक्ष कहते हैं। आप लोग अगर डिक्शनरी में चेक करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। इसके वैसे बहुत सारे मतलब है, आंख भी होता है इसका मतलब, ठीक है। बट यहाँ अक्ष जो है ज्योग्राफी में वो इससे लेता है, सेंटर से लेता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि सूर्य जो है अपनी रोशनी, अपनी प्रकाश फैलाता है, और सूर्य की रोशनी जो है वो अलग अलग पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है। यहाँ से समझिए इस तरीके से। अब सूर्य की रोशनी जो है वो इस जगह से, ठीक है, समझिए कि कितना बिल्कुल सीधा पड़ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से जो है सूर्य को अगर आप यहाँ से नापिएगा तो ये बिल्कुल सीधा आ रहा है, यानी ये पृथ्वी के साथ जो है 0 डिग्री का संपर्क बना रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से इस जगह पे आइएगा तो यहाँ पे आपको कुछ 30 डिग्री के आसपास बनाएगा, ठीक है। ये सीधा हो गया लाइन, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से समझिए। उसी तरह यहाँ समझिए, यहाँ पे 30 डिग्री बनाएगा। फिर आप गौर कीजिए कि इस जगह से जो सूर्य है पृथ्वी का, अगर ये आप एक मानक ले लें तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो है हमारा एक कॉन्सेप्ट है अक्षांश को समझने का। अक्षांश का मतलब क्या है कि अक्ष जो है, यानी जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सेंटर है, इसकी रोशनी का कितना अंश किस जगह पे पड़ता है, यही अक्षांश हो जाता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी का यानी हमारे अक्ष का कितना अंश पृथ्वी के किस कहाँ पे पड़ रहा है, यही अक्षांश है, ठीक है। अगर सूर्य का जो रोशनी है वो 0 डिग्री के साथ अगर यहाँ पे बना रहा है एंगल, तो यानी हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ठीक है। ये 30 डिग्री पे बनाएगा तो ये 30 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, 90 डिग्री पे बनाएगा तो 90 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ये हो गया हमारा अक्षांश, ठीक है। अक्षांश और लैटिट्यूड हमको लगता है आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अब देखिए लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड जो है ना, इसको साइंटिस्ट लोग मिलके बनाया है, ठीक है। लैटिट्यूड्स के साथ क्या था कि ये जो है साइंटिस्ट ने इसको बनाया, लेकिन इसका निर्धारण करने के लिए कहाँ पे 0 डिग्री होगा और कहाँ पे 30 डिग्री होगा, इसको निर्धारण करने के लिए इन्होंने सूर्य की रोशनी का यानी अक्ष का जो है उपयोग किया था। लेकिन लॉन्गिट्यूड के लाइन को खींचने के लिए इन्होंने कोई साइंटिफिक मेजर का यूज नहीं किया। मतलब ये लोग एक जगह पे मीटिंग कर रहे थे और वहीं जगह से बोले यहीं से पहला 0 डिग्री यहीं से होगा,
ठीक है, मतलब जहाँ पे मीटिंग कर रहे थे वहीं से बोल दिया कि यहीं से लाइन शुरू होगा। मतलब इस तरीके से ये लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बना हुआ है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड जो है ये लॉन्ग लाइन है, इस तरीके से सीधा होता है और इसको देशांतर कहते हैं। देशांतर, ये याद रखिए, इसमें देश नाम आ रहा है। ये देखिए, समझिए होता क्या है, समझिए। ये समझिए कि ये आपको एक मैप बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके। यहाँ पे जो है 90 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, ठीक है। मान के चलिए कि मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है। अब उसको हम कह दिए कि तुमको जो है पॉइंट यहाँ जाना है, ए पे जाना है, ठीक है। पॉइंट ए पे जाना है, तो उसके लिए हम उसको बताए कि उसको 60 लैटिट्यूड पे जाना है, ठीक है। अब 60 लैटिट्यूड जो है हमारा ये वाला लाइन, ये तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है ना, यानी ए पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली कहाँ है इसका आइडिया लग ही नहीं सकता है। सिर्फ लैटिट्यूड को अगर हम लोग मान्यता लेते हैं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट ए पॉइंट है कहाँ। ये ए पॉइंट तो जो है वो ये 60 डिग्री लैटिट्यूड पे कहीं भी हो सकता है। तो हमको क्या है कि किसी एक जगह की जानकारी के लिए हमेशा दो चीजों का पता होना जरूरी है, ठीक है, नॉर्मली भी। तो दूसरा चीज क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड बनाया गया, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा। अब लॉन्गिट्यूड क्या है, ये तो साइंटिफिक है, इसको तो किसी तरीके जहां से मीटिंग की वहीं से बना दिए। तो इसके लिए जो है निर्धारित किए ये यूरोप में ग्रीनविच एक जगह, और वहीं से जो है वो 0 1 2 3 इस तरीके से बनाना शुरू किया और कुल मिलाकर 360 लाइन खींचे, और यही जो है हमारा देशांतर हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, लंबा लंबा लाइन हो गया। अब जो है इसका नाम दे दिए, मान के चलिए यहाँ पे 0 दिए, इसका 1 दिए, इसका 2, इसका 3, इसका फिर क्या दिए, इसका -1 -2, ठीक है, -3, इस तरीके से नाम दे दिए। क्योंकि ये -1 -2 है नहीं, ठीक है, 180 के बाद ये चेंज हो जाता है, उसके बारे में कभी आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हुआ। अब लॉन्गिट्यूड जो है इसका काम क्या है, देखिए देशांतर का काम क्या है। ये वर्ल्ड मैप पे, ये वर्ल्ड मैप दिखा। अब इसमें देखिए ये हमारा जो है यहाँ से इक्वेटर चला ऐसे, ठीक है, मान के चलिए ऐसा कहीं इक्वेटर है, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, और इधर जो है मकर रेखा है। 3 लाइन तो खींच दिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी खींचा गया। अब आगे इस तरीके से बढ़ता चला गया तो इधर हो गया, इसको ईस्ट और वेस्ट में बांट दिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये 0 डिग्री हो गया, तो इधर जो है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इधर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे नॉर्दर्न में गया तो ऊपर एन लिख दिए, इधर साउथ में गया तो साउथ एस लिख दिए। और यहाँ पे 0 डिग्री जिसको मान्यता लिए, तो 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ गए तो इसको वेस्ट लिखेंगे, ठीक है, और ईस्ट की तरफ गए तो ईस्ट लिखते चले जाएंगे। और फिर इसका जो है नंबरिंग कर दिया जाता है, ठीक है, समझिए। वेस्ट यहाँ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। नंबर देखिए, भारत से गुजर रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं 82.5 डिग्री के आसपास रहा होगा। ये 0 डिग्री है, इसको मान लीजिए कुछ 50 डिग्री के आसपास रहा होगा। ये मान चलिए 120 डिग्री के आसपास रहा होगा, इधर भी जो है, और ये सब ईस्ट की तरफ है। वेस्ट में आ जाइए तो इधर भी मान के चलिए कि ये 50 डिग्री रहा होगा, ये 82 डिग्री रहा होगा, ये 120 डिग्री रहा होगा। अब देखिए कि देशांतर मतलब क्या है, कि देश के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। यही जो है देशांतर का मेन काम है। यानी ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूड वाला, ये हमको टाइम बताने का काम करता है, ठीक है। हमेशा टाइम बताने का काम कौन करेगा, लॉन्गिट्यूड करेगा। और लॉन्गिट्यूड में देशों के बीच में टाइम में कितना अंतर है ये हमको देशांतर बताता है। जैसे रसिया है, अब सोचिए कि रसिया जो है यहाँ से शुरू होता है इस जगह से, और इतने बड़े भाग में है, ठीक है। अब इसका एक टाइम जोन है नहीं, तो यही लॉन्गिट्यूड के कारण जो है इसका अलग अलग टाइम जोन निर्धारित किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है दुनिया के किस देश का सबसे ज्यादा टाइम जोन है, तो आइडिया है आप लोगों को? रशिया। France. France. देखिए रसिया का नहीं है, क्योंकि रसिया आपको बड़ा दिख रहा है इसलिए रूस आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फैक्चुअली चेक करेंगे ना, तो फ्रांस जो है उसका सबसे ज्यादा टाइम जोन है, ठीक है। उसका कारण क्या है ये समझिए। देखने में तो एरिया वाइज आपको रूस दिख रहा है, लेकिन फ्रांस जो है ना यहाँ पे अवस्थित है, और ये एकदम छोटा सा देश है। लेकिन फ्रांस के साथ दिक्कत क्या है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति, तो अमेरिका सॉरी फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जो है ना दुनिया के अलग अलग जगहों पे अपना उपनिवेश बनाया, ठीक है, उसको गुलाम बनाया। तो जब वो गुलाम बनाएगा तो देखिए गौर कीजिएगा कि यहाँ पे भी फ्रांस का कुछ है टेरिटरी, कुछ यहाँ पे है, इधर है, इधर है, यहाँ है, यहाँ कहीं कहीं है, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, इधर है, इधर है। तो चूंकि ये इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो फ्रांस वाले क्या किए, हर जगह के लिए टाइम जोन बनाए। इस कारण से फ्रांस का दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, समझे। तो रसिया जो है चौड़ाई में बहुत बड़ा है, लेकिन टाइम जोन के मामले में सबसे ज्यादा किसके पास है, ये फ्रांस के पास है, ठीक है। तो ये हम जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे बात कर रहे थे। लैटिट्यूड जो है ये हमेशा लेटा हुआ लाइन रहता है, और इसका निर्धारण जो है सूर्य के रोशनी का किरण कितने डिग्री के एंगल से पड़ रहा है उससे निर्धारित होता है। लॉन्गिट्यूड जो है ये लंबा लाइन है, सीधा खड़ा होता है, और ये जो है हमको तिथि टाइम टाइम बताने का काम करता है, ठीक है, उस समय का टाइम क्या हुआ है।
ये हमारा लॉन्गिट्यूड बताता है। ठीक है, ये दो चीज था, शॉर्ट में समझे इसको। और इससे जुड़ा हुआ जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे ना तो और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताना जरूरी है, तो ये बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अभी हम लोग वैसे इंडियन ज्योग्राफी पे बात कर रहे हैं तो उसी पे स्टिक्ड रहते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन जितना पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे देखिए। हाँ जी बोलिए। सर लैटिट्यूड लोकेशन को बताता है। था सर पिछले बार कि लोंगी ये जो है 180 और 169 जी देशांतर रेखा की संख्या कितना है वो आया था। अभी समझा देते हैं। ठीक है, क्या है वो हम बता देते हैं। देखिए, ये हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है, इसके बीचों बीच जो है 0 डिग्री है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी आप लोगों को आइडिया होगा। और नीचे वाला भी 90 डिग्री होगा। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब समझिए एक चीज कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर गया है तो इसके बीच में और कितना लाइन रहा होगा? पक्का 1 2 3 4 इस तरह करते हुए आया होगा, तो 90 लाइन ऊपर रहा होगा। ठीक है, और 0 से नीचे भी आया होगा तो फिर 90 लाइन नीचे भी रहा होगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद ये समझिए कि 90 जो ऊपर गिने हैं तो वो 0 से नहीं गिने हैं, वो हम लोग 1 से गिने हैं। 1 2 3 4 इस तरह करते हुए 90 गए, तब ये 90 हुआ है। और नीचे भी जो है 1 2 3 4 गिनते हुए 90 तक गए हैं, तब जाके 90 हुआ है। अर्थात 90 ऊपर वाला, 90 नीचे वाला, और प्लस ये 0 डिग्री को भी तो ऐड करेंगे, ये भी तो एक लाइन है, तो इसको एक ऐड कर दीजिए। टोटल कितना हो गया? 181 हुआ। कोई दिक्कत है इतना समझने में? ठीक है, अब समझिए कि जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ना, वो पूछा था कि हमारे ग्लोब पे टोटल कितने लैटिट्यूड्स लाइन है। ठीक है, लाइन का बात किया था, वो रेखाएं कितनी है। ये आप जब अभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें रेखा के बारे में पूछा गया था। अब आप खुद समझिए कि ये सब तो 0 डिग्री 1 2 3 4 ये सब तो रेखा है, लेकिन ये जो 90 डिग्री वाला है ना, ये रेखा नहीं है, ये एक पॉइंट है। ये सिमट के जो है एक एक बिंदु हो जाता है। 90 डिग्री एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये रेखा तो है ना, ये पॉइंट है, इसलिए इसमें से -2 कर दीजिए। ठीक है, आप बताइए कितना होगा? 179। तो इसी कारण से जो है उस क्वेश्चन का आंसर 179 था। ठीक है, समझे? कोई कंफ्यूजन है? ओके, और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को लेकर? जी बोलिए अंजलि, बताइए। सर परफेक्शन आइस वाला टेस्ट एक था, उसमें क्वेश्चन दिया था कि सभी अक्षांश जो है समान लंबाई के होते हैं, सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्यम रेखा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो दिया, ऑप्शन जो है आंसर इसका दिया है सभी अक्षांश समान लंबाई के होते हैं, ये दिया है। और 0 डिग्री जो देशांतर है वो ये वाला दिया था, इसका सही ऑप्शन दिया है। देखिए, मतलब आप जो बता पा रही हैं वो एग्जैक्टली समझ में तो नहीं आ पा रहा है, बट हम कुछ इससे जुड़ा हुआ चीज हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो ये समझिए, इसको सर समझिए। यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि सभी अक्षांश समान लंबाई के होते हैं, तो क्या बोलना चाहता है? मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, देखिए, पहले तो ये समझिए कि अक्षांश ये है ना। ठीक है, अब जो है हमारा पृथ्वी ही गोल है, तो आप एक बात बताइए कि ये अक्षांश जो है यहाँ पे तो सबसे बड़ा होगा ना। ये तो हमारा पृथ्वी का रेडियस हो गया, रेडियस यहाँ पे अलग रेडियस होगा, फिर यहाँ पे हमारी पृथ्वी जो है ये अलग लंबाई की है। ये तो दिख रहा है ना आपको, पृथ्वी गोल है तो आपको दिख रहा है कि इसकी लंबाई जो है कभी भी समान हो ही नहीं सकती है। ठीक है, हाँ, ये पैरेलल जरूर होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, लेकिन इसकी लंबाई जो है कभी भी समान नहीं हो सकती है। ये तो दिख रहा है ना, ज्योग्राफी में तो बढ़िया चीज यही है कि हम लोग देख सकते हैं, ये समान नहीं है, ये हमारा पैरेलल है, ये याद रखिएगा। लेकिन देशांतर की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो वो सब जो है सामान्य है। ठीक है, वो इक्वल लेंथ का होता है। कैसे होता है वो समझिए। इस पॉइंट से शुरू किए, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला दिए। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक मिला है तो ये एक सर्कल है ना, इसके पीछे भी तो ये गया होगा, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इसके पीछे से भी तो ऐसे आया होगा, ये एक सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल यहाँ से ऐसे, फिर इसके पीछे भी तो गया होगा दूसरा सर्कल, फिर तीसरा समझिए यहाँ से ऐसे आया, फिर इसके पीछे गया होगा, और फिर एक सर्कल पूरा किया होगा। तो इस तरीके से जो है ग्लोब पे अलग अलग पूरा सर्कल बनता है। और सर्कल मतलब क्या, इधर से ऐसे गया तो ये पीछे से होके फिर ऐसे मिलेगा सारा लाइन। तो इस कारण जो है हमारा लॉन्गिट्यूड जो है ये हमेशा इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, और हमारा लैटिट्यूड जो होता है वो कभी भी इक्वल लेंथ का नहीं होता, लेकिन वो पैरेलल होता है। ठीक है, आप गौर कीजिएगा कि जो है हमारा ये जो है लॉन्गिट्यूड, ये उसकी लंबाई जो है ना दो लॉन्गिट्यूड के बीच की, वो इक्वेटर के पास ज्यादा होती है। जैसे जैसे पोल पे आता जाता है ये छोटा होते चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है। तो यही तो जो है आपको एक एक्सपेरिमेंट है जिससे पता चलता है कि हमारा अक्षांश रेखा जो है वो समान लंबाई का नहीं है। ठीक है,
ज्योग्राफी में यही एक जो है मान्यता इसी एक्सपेरिमेंट से मिलती है कि हमारी अक्षांश जो है वो समान लंबाई की नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए कि परफेक्शन आईएएस में आप जो बोल रही हैं तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर ये होगा कि सभी अक्षांश जो हैं वो समान लंबाई के नहीं होते हैं, सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। सभी अक्षांश पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, कोई भी देशांतर पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, सबसे लंबा, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इससे आधारित कोई सा भी क्वेश्चन पूछ देता बना सकते हैं, ठीक है। सर एक सवाल है जी बोलिए रंजीत। सर, दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो तो इक्वल होता है ना? दो लैटिट्यूड का बता रहे हैं आप? बिल्कुल लैटिट्यूड इक्वल जी। होगा ही, है ना। लैटिट्यूड ओके अभी तो हम लोग बात किए थे ना जी, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड में क्या बात किए थे कि लॉन्गिट्यूड में इक्वेटर पे सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं ये सिकुड़ता जाता है, छोटा होता चला जाता है, ठीक है यस। जी। ये देखिए, ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये क्लास 6 का टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो एक बार क्लास 6 का पहला टॉपिक जो है उसका रीडिंग लगा लेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग क्वेश्चन पूछने से मत घबराइएगा, ठीक है। बहुत होगा अगर मेरे पास उसका आंसर नहीं होगा, हम नेक्स्ट स्टेप पर क्या आएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछिएगा। ज्योग्राफी में जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट कहीं से भी धुंधला नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब इस क्लास के बाद फिर ज्योग्राफी है ना, अब सिर्फ रिवीजन करना ही बचे, इससे कोई मतलब कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो, ये यहाँ से आप एकदम सुनिश्चित होकर जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन जितना हो पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भारत के परिचय की बात कर रहे थे, ठीक है। तो भारत में समझिए ये कि भारत जो है ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। ये इस तरीके का दिखता है नक्शा, आप लोगों को आइडिया होगा कि भारत का कैसा है। तो इस तरीके का भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है वो कौन सा है, इंदिरा कोल है इंदिरा कौल। उसका जी। और सबसे साउदर्न कोल जो है, सॉरी सबसे साउदर्न पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी भारत पे अवस्थित है। लेकिन अगर जो हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार के जो सबसे इंदिरा पॉइंट जो है सबसे नीचे पड़ता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग सबसे पूर्व की बात करें तो किबिथु है। किबिथु बताइए कहाँ पे अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। गुजरात है। गुजरात का गौरमाथा जो है सबसे पश्चिम में है, ठीक है। ये अच्छा, इससे जो है ना इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये जो आप 4 नाम पढ़े हैं तो इससे जो है आप गौर कीजिए कि बीपीएससी में भी पूछा गया था, किन्हीं को अगर याद हो तो आप बताएंगे कि ऐसा सवाल था कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे मैप में देख लेंगे कि ये सारा है कहाँ पे, ठीक है। ऊपर में हम लोग पढ़े थे तो कहाँ क्या था, इसका नाम बताइए। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसका नाम बताइए, सॉरी कॉल था। इसका नाम क्या है? किबिथु। इसका यहाँ केप के मोदी। कन्याकुमारी। नहीं ये इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये 4 नाम याद इंदिरा रखिए। पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इस पोजीशन को देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, इसमें ही कंफ्यूजन होता है, हम आपको बता देते हैं। कन्याकुमारी। बिल्कुल, ये कन्याकुमारी जी बोलिए। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। बिल्कुल, तो वही तो हम भी बता रहे हैं। मुख्य अक्ष क्या पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी है। मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं कुछ और बता रहा हूँ, अभी समझिए। इंदिरा दक्षिणतम बिंदु अगर भारत के मेन लैंड पे बात करें तब आप कन्याकुमारी बताएंगे, और अगर वहाँ नहीं लिखे मेन लैंड तब आप जो है इंदिरा पॉइंट बताएंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, अभी हम कुछ और बता रहे हैं, ये समझिए। कंफ्यूजन जहाँ होता है वो बता रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन क्या होता है, ये कन्याकुमारी है ना किस राज्य में अवस्थित है, इसको लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है। आप ध्यान दीजिए कि असल में बहुत लोगों को लगता है कि केरल में है ये। आप यहाँ देखिए तमिलनाडु। बिल्कुल, केरल जो है ना देखिए ये यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। और तमिलनाडु जो है ये हमारे सबसे निचले हिस्से तक जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे जो निचला पॉइंट है वो तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। तमिलनाडु में यहाँ पे, ठीक है, ये जगह पे है, और वो तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, केरल में नहीं है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इस पॉइंट को हम लोग समझ चुके हैं, ओके। आप हम लोग को यहाँ पे याद क्या करना है, यहाँ पे याद करना है 37 याद कीजिएगा, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट मतलब 8 डिग्री याद कीजिए, यहाँ पे 97 याद कीजिए, यहाँ पे 68 याद कीजिए। पहले इतना याद करना है, ठीक है। कैसे याद होगा वो समझिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं एक बार में ही जो है ना पूरा फैक्ट 68.7 ये भी सब याद करने लगते हैं, वो 7 8 2 8 ये सब बाद में याद करेंगे, पहले जो मेन है ना वो याद कीजिए, ठीक है। 37 नीचे में कितना है 8, ठीक है। इधर कितना है 97 और इधर कितना है 68। अब गौर कीजिए 37 और 8 इसका डिफरेंस निकालिए, कितना होगा
बताइए अंतर क्या होगा? 29 होगा। 29 29 चलिए अब इन दोनों का डिफरेंस बताइए। 31। चलिए ठीक है, अब देख रहे हैं लगभग लगभग आपस आसपास ही है। ठीक है, अब यहाँ से 29 और यहाँ से 31 आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये याद करना बहुत आसान है क्योंकि नजदीक का नंबर है। अब इसको याद करने से फायदा क्या होगा, अगर आपको इन चारों में से कोई एक भी नंबर याद है, 8, 97, 37, 68, इसमें से अगर कोई एक भी याद है तो आप बाकी चारों निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ये कि जब ढलाई होता है ना घर का, ठीक है, आइडिया होगा आप लोगों को, तो ढलाई होता है तो उसके लिए जब पक्का मजबूत हो जाता है तो उसका सेटरिंग, उसका बांस निकाल दिया जाता है, लेकिन जब तक कच्चा होता है ना तो उसको बांस लगा के रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और उसके लिए जो होता है ना, वो जो मिस्त्री होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो उसको बताते हैं इतने दिनों तक आपको बांस लगा के रखनी है। ठीक है, तो कोई भी फैक्ट जो होता है ना, फैक्ट वो बहुत आसानी से अपने दिमाग से निकल जाता है। कॉन्सेप्ट लंबा टिकता है लेकिन फैक्ट जो है वो निकल जाता है। ये जो है ना 68, 37, 97 ये सब फैक्ट है, ये निकलने वाला है। अब याद करेंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है हमको बांस का सहारा देना है। ठीक है, और ये जो हम आपको 31 बताए हैं, ये आपको एग्जाम हॉल में फायदा करेगा, इसको याद करें। ठीक है, आप समझिए, अगर आपको 8 याद है तो 8 के बाद ऊपर कितना था, ऐड कर लेंगे 29, तो ये 37 हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक चीज और बात कीजिए, यहाँ पे 37 है और यहाँ भी 97 है, दोनों में 7 7 है, यहाँ भी 68 है, यहाँ भी 8 है। इस तरीके से भी कनेक्शन लगाएंगे, हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है कोई भी PYQ देखेंगे कहीं पे भी, तो उसमें गौर कीजिएगा कि आपको कहीं भी जो है इसमें नहीं फंसाता है। ये 7 जो है ना, 7, 2, 8, 6 और 4 इसमें नहीं फंसाता है, ये आपको सही देगा, है ना। अगर उसको बदलना भी होगा तो यहाँ 68 की जगह 67, 65 ऐसा कुछ कर देगा। ठीक है, ये बाद वाला नंबर है ना, इसको चेंज नहीं करता, तो बाद वाला याद भी मत कीजिए। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो हम आपको एविडेंस भी दिखा देंगे, बहुत सारा PYQ भी है मेरे पास, अब कहीं नहीं मिलेगा ऐसा पूछा, आपको याद बस यही करना है, और 8, 97 और 37। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रिवाइज करते हैं। इसमें हमको ये बताइए आप लोग कि हमारा जो QB2 है, QB2, ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री होगा लैटिट्यूड बताइए। 97। आगे याद नहीं करना है। ठीक है, उसको देखिए, जब आपको 97 याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक धीरे, कुछ लोगों को याद होगा भी। ठीक है, आगे का तो मैं बता रहा हूँ, जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए। ठीक है, आगे देखिए 97 हो गया। चलिए नीचे में क्या था, कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो था, यहाँ पे क्या था, 8। ठीक है, यहाँ बताइए गोमाथा में 68, 68, 68, और इधर बताइए 37। आप देखिए 37, 97, 68 नीचे 8। चलिए एक रिवीजन और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा बिहार हो गया। ठीक है, हमको आप लोग बताइए बिहार का अच्छा अक्षांतर और देशांतर। ठीक है, बताइए यहाँ पे कितना डिग्री होगा इस जगह पे। 88 बढ़िया, इधर क्या होगा, 83, 83 इधर 24, और ऊपर 27। 27 ये हम लोग जब बिहार पढ़े थे तो उस समय ये देखे थे, याद कीजिए आप लोग। ठीक है, इसका अंतर कितना था, इन दोनों का 5 और इन दोनों का 3। यहाँ पे भी देखिए 3 और 5 है, वहां पे भी देखिए 1 का अंतर है ना, बीच में 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या पढ़े थे, 31 और 29, कितना आ रहा था बीच में 1, 1 का डिफरेंस था। तो देख रहे हैं कितना सारा हम लोग जो है बांस लगा चुके हैं, है ना। सेट होता है ना वो फैक्ट को याद रखने के लिए। अब ये सब आपके दिमाग में घूमेगा, तो जब आपको एग्जाम में पूछेगा ना, तो फैक्ट्स को लेके जब कंफ्यूजन होगा तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में आएंगी, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, नॉर्थर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट पढ़ चुके हैं, कितने डिग्री पे अवस्थित है वो भी पढ़ चुके हैं और याद भी हो गया है। ठीक है, आप लोगों से जब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो आपसे नाम के, ठीक है, और राज्य का नाम पूछेंगे तो आपको इजीली बता पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है साउदर्न पॉइंट के बारे में एक कॉन्सेप्ट क्या था, जो अभी जिज्ञासा बता भी रही थी। वो कह रही थी कि जो कन्याकुमारी है वो 8 है और इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक है, ये समझिए है क्या ये दोनों। दरअसल क्या है, भारत का अगर आप देखेंगे तो भारत का जो मेन लैंड है वो जो है आपको वो यही कन्याकुमारी पर खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़े कि ये 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है। ठीक है, लेकिन भारत जो है उसके द्वीप समूह भी हैं, उसमें जो अंडमान निकोबार है यहाँ पे, वो आपको जो है उसका जो सबसे निचला भाग है वो 6 डिग्री 4 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट मतलब क्या कि समझिए यहाँ पे कहीं इक्वेटर रहा होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद ये यहाँ पे कहीं 1 डिग्री रहा होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, और ये 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, यानी हमारा जो है इक्वेटर से 6 डिग्री 4 मिनट तक जो है
हमारा इंदिरा पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, और इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, किस द्वीप पर है, तो इंदिरा पॉइंट जो हमारा ग्रेट निकोबार पे है। इसको याद कैसे रखेगा ये समझिए, ये कई बार पूछता है कि इंदिरा पॉइंट जो है वो किस अंडमान पे, किस निकोबार पे है। तो इंदिरा गांधी के नाम पे इंदिरा पॉइंट पड़ा है, और इंदिरा गांधी जो थी वो ग्रेट लीडर थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो ग्रेट लीडर है, इस वजह से इस जो है आपको ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम लोग अंडमान निकोबार डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका बाकी सारा आपको आइलैंड याद करा दिया जाएगा। स्वराज द्वीप है, या जो आपको पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ है, तो सब हम लोग याद करेंगे। अभी बस ये याद रखिए, इंदिरा जो है वो निकोबार के कौन से निकोबार पे है, तो ये ग्रेट निकोबार पे है, ठीक है। अगला देखिए, पॉइंट पे मिला है। ठीक है। भारत और भूमध्य रेखा के मध्य की दूरी कितनी है, ठीक है। इसको हम लोग इस मैप पे समझते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे देखिए भारत है बीच में, और यहाँ कहीं से जो हमारा इक्वेटर पास करता है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से लेकर और ये जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इसके बीच की दूरी कितनी है, इसकी बीच की दूरी है 876 किलोमीटर, ठीक है। 876 किलोमीटर ये पूछता है कई बार। तो याद रखिएगा, इक्वेटर से लेकर और ये जो हमारा भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है, इसकी दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है आपका भारत, ठीक है। इस मैप को देखेंगे, इसको समझेंगे क्या है। सबसे ऊपर में ये देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आप पढ़े थे इंद्राकोल के बारे में, और यहीं पर जो है सियाचिन ग्लेशियर भी है। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। यानी दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में इसका नाम आता है, और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये जो है नुब्रा नदी से निकलती है, ठीक है। ये पूछता है कई बार कि नुब्रा नदी या नुब्रा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। ऊपर से नुब्रा घाटी भी पूछा जाता है कि किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर के पास से ही जो है नुब्रा नदी निकलती है, और वहीं पर नुब्रा घाटी भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम लोग जो है कल जब बात किए थे तो हमने देखा था कि भारत के साथ जुड़े हुए अलग अन्य देशों की बाउंड्रीज को, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाउंड्री क्या क्या है। तो भारत और भूटान बाउंड्री को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये किस साल निर्धारित हुआ था, साल बताइए। 1947 ठीक है। और भारत और चीन के बीच जो हुआ है, ठीक है, मैकमोहन लाइन, ये कब से लागू हुआ? 61 से। जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो प्रथम विश्व युद्ध को समझता था 13 या 1914 बोल रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, ओके। ये शिमला समझौता के तहत हुआ था, ठीक है। भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, सीमा का निर्धारण यानी जो मैकमोहन लाइन है, वो शिमला समझौता के तहत जो निर्धारित किया गया था, ठीक है। सुभाष, आप अपना माइक है ना उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आप बहुत आवाज आ रहा है आपका। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, पाकिस्तान से सटे हुए राज्य, ठीक है। तो सबसे ये पूछा जाता है कई बार कि सबसे ज्यादा जो है सीमा किस देश का भारत के साथ लगता है। तो लंबाई में बात करें तो किसका लगता है सबसे ज्यादा, किस देश से जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका आइडिया होगा, हम लोग राज्य पहले एक बार देख लेते हैं। पाकिस्तान से सटे राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, राजस्थान, पंजाब है, और जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये 1 2 3 और 4 ही है। इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, इसको मैप पे आप लोग जाइएगा तो एक बार देखिएगा जरूर। ये सर क्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सर क्रीक सर जो है पाकिस्तान के साथ अब 5 न हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आ गया है। अच्छा हाँ, अगर आप उसका यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो राज्य 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और राज्य 4 है, एक यूटी, राज्य लद्दाख 1 भी 2 कनेक्ट हो गया। बिल्कुल, और यूटी में आपको ये और ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज का आप याद रखिएगा, हम इसको ऐड कर लेंगे। ओके, ये देखिए सर क्रीक क्या है ये समझिए। सर क्रीक कहाँ पे है, किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात। गुजरात में। देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ विवाद क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। क्रीक का मतलब क्या होता है, आइडिया है आप लोगों को? क्रीक किसको कहते हैं? दलदली क्षेत्र जो होता है ना, उसको क्रीक कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्षेत्र देखिए, आपको ये चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए समुद्र थोड़ा अंदर घुसा हुआ जैसा दिख रहा है। तो ये क्या होता है, दलदली क्षेत्र है ना, कभी आगे नीचे आगे पीछे होता ही रहता है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो है ना, इसको लेके दलदली भूमि को लेके जो है कुछ विवाद छिड़ जाता है। तो ये सर क्रीक जो है ना, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है, और ये गुजरात में है, और ये दलदली क्षेत्र है। अब इस विवाद को सुलझाया कैसे गया ये समझिए। इसको सुलझाया गया है इस फॉर्मूले, देखिए ये सिंध और इधर कच्छ, इन 2 एरिया में है, और भारत और पाकिस्तान मिल के जो है 2 लाइन निर्धारित कर लिया है। लाइन क्या है, सर क्रीक का एक लाइन जो है इधर रेड लाइन निर्धारित कर लिया गया है, और दूसरा लाइन
ग्रीन लाइन निर्धारित कर लिया गया है, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच जो है इनकी भूमि जो है एडजस्ट होते रहती है, ठीक है। इससे ज्यादा ये लोग नहीं चाहते हैं, मतलब इसको जो है एक वो कहते हैं ना बफर जोन की तरह बना लिया गया है और इस विवाद को कुछ हद तक शांत किया गया है, ठीक है। तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन जो है ये सर क्रीक से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा, ओके। चलिए, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सियाचिन भी हम लोग पढ़ेंगे। सियाचिन के साथ क्या जुड़ा हुआ है ये समझिए। सियाचिन जो है ये काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है। चलिए, काराकोरम से याद आया तो ये पढ़ लेते हैं यहीं पे, ये है क्या। काराकोरम के बारे में आपको आइडिया है क्या, ये क्या है काराकोरम? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय का भाग है। ओके, और ट्रांस हिमालय जो है जिसका आप बता रहे हैं वो है क्या? हिमालय और ट्रांस हिमालय में क्या अंतर है, क्यों इसको अलग सर क्योंकि उसका निर्माण था, हिमालय से पहले हो चुका था। ठीक है, देखिए असल में क्या होता है कि ये जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है और जो थोड़ा सा चीन का क्षेत्र पड़ता है, इसी दो जगह पे अपना ट्रांस हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय है क्या, तो 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सा श्रेणी है बताइए आप लोग? काराकोरम लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब और फिर पंजाब, ठीक है, यही है ना। सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से सबसे ऊपर जो है काराकोरम है, और काराकोरम पे ही जो है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। और काराकोरम जो है ना, ये रेंज जो है चूंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो यही काराकोरम पे एक पीक है, मतलब एक पहाड़ी है, ठीक है। उसका नाम है काराकोरम 2A2। इसको ओरिजिनल में इसका नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। और गॉडविन ऑस्टिन जो है ना, ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है, इसका क्या नाम है बताइए, यहाँ नेपाल में? एवरेस्ट। एवरेस्ट में। तो दूसरा पहाड़ जो है सबसे ऊंचा, इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, और ये भारत में है। लेकिन चूंकि ये भारत में होते हुए भी अभी पीओके का हिस्सा है, इस वजह से क्या होता है, कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको लेके कई बार कंफ्यूजन होता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का सबसे ऊंचा है ना पहाड़ कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, उसमें K2 बता देंगे, ठीक है? K2 उसमें। अब कई बार ये आप देखिएगा वहां लिखा रहेगा कि भारत में अब मतलब पूर्णतः अवस्थित, ठीक है, सबसे ऊंचा पहाड़, इसमें फिर क्या हो जाएगा आपको, कंचनजंगा। बिल्कुल। और अच्छा, एक जगह तो हम एक कमीशन का क्वेश्चन ये भी देखे जिसमें धौलागिरी को भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ निर्धारित किया गया, और उसमें वो सॉरी धौलागिरी है, और उसमें जो है वो उसका मतलब क्या दे रहे थे, कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे थे कि काराकोरम जो है वो पीओके में है, उसके बाद जो अपना कंचनजंगा है वो सिक्किम और नेपाल दोनों में अवस्थित है, ठीक है, यानी नेपाल में भी उसका कुछ हिस्सा जाता है। और तीसरा नाम वो देती है, बोलिए पूर्णतः भारत में अवस्थित है। तो इसको लेके ना बहुत कंफ्यूजन होता है। आप यहाँ पे याद रखिए कि जब इस तरह का ये सवाल जब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये सवाल जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो वहाँ उसके टर्म को, उसके वर्ड्स को ध्यान क्वेश्चन अकॉर्डिंग सर। एग्जैक्टली, क्वेश्चन अकॉर्डिंग इसका आंसर चेंज होता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, काराकोरम की बात हम लोग कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर सियाचिन जो है ये जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत, इसका नाम याद रखिएगा, ये है क्या ये समझिए। ऑपरेशन मेघदूत जो है ये 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर जो है ना पाकिस्तान का क्या हमला हुआ था, तो वहां से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, और इसी का नाम जो है क्या रखा गया था, ऑपरेशन मेघदूत। तो पूछा जाए क्या है तो ये समझिएगा। उसके बाद नुब्रा घाटी और नुब्रा नदी के बारे में हम लोग ऊपर ही बात किए थे, ये जो है आपको कहाँ से निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर। ओके, देखिए, और यहाँ पे देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच के सीमा के बारे में बात किया गया है, तो ये डुरंड रेखा के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। सर डुरंड नाम के एक व्यक्ति थे, वही इसको निर्धारित किए थे। अच्छा, मजेदार बात ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है ना, उसको भी डुरंड के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये डुरंड लाइन खींचा गया था, उस समय भारत और पाकिस्तान तो एक ही देश हुआ करता था ना, ठीक है। तो बाद में जब इसका बंटवारा हो गया, तो इसके बाद भी जो है सीमा रेखा का नाम जो है वो डुरंड ही रखा गया, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये रेखा जो है इस तरीके से ऐसे ऐसे और इस तरीके से, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और इधर अफगानिस्तान है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा हो गया, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा हो गया, ठीक है। और ये बताइए ये रेखा का किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। चलिए ये रेखा बताइए। मैकमोहन। ठीक है, ये रेखा बताइए। 0 डिग्री। 0 लाइन। जीरो लाइन, सॉरी। ठीक है, बढ़िया, आगे चलते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये हमारा जो है भारत सॉरी पाकिस्तान के साथ जो है संबंध वो खत्म हुआ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये बताइए कि भारत के कुल कितने राज्य और कितने यूटी जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं? 3 राज्य 3 राज्य 2 2 यूटी यूटी। बहुत बढ़िया, गुजरात, राजस्थान और ठीक है। रेखा का नाम क्या है? रेड रेड क्लिफ। कब कब निर्धारित किया गया, साल बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। 1947। 1947 एक ठीक है। शिमला समझौता मैकमोहन। हाँ देखिए, 1947 का जब हम बात कर रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आपको मतलब डेट भी पूछा जाता है, तो डेट याद रखिएगा कि 14 अगस्त 1947 14 को जी। खींचा गया। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग चीन के बारे में बात करते हैं। चीन के साथ में कौन कौन सा राज्य और सीमा लगता है ये समझिए। यहाँ पे देखिए, फिर ये जम्मू कश्मीर ये हट जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा होगा समझिए। हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है, उत्तराखंड होगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश होगा, और यूटी में लद्दाख होगा। ठीक है, आइए हम लोग मैप पे एक बार चेक करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, एक तो पहले एक यूटी है, इसका नाम क्या है? लद्दाख, ये पहला होगा। लद्दाख। फिर एक राज्य ये, दूसरा राज्य ये, ठीक है, तीसरा राज्य ये, और चौथा राज्य ये। कोई दिक्कत नहीं है समझने में? ठीक है, 1 2 3 4 और एक यूनियन टेरिटरी, उसका नाम है लद्दाख। आगे चलते हैं। सीमा की उसकी लंबाई है 3488। ठीक है, कभी भी ऐसा पूछा नहीं जाता, एग्जैक्ट फिगर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं पूछा जाता है। समझिए, इन दोनों की रेखा जो है इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन, और इसको शिमला समझौता के तहत 14 में निर्धारित किया गया था। ठीक है, आगे समझिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यही सारी चीजें जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, यही इस मैप में दर्शाया गया है। इसमें से हम लोग एक दो चीज पढ़ लेते हैं। एक तो डोकलाम समझ लेते हैं, और ये अक्साई चीन समझ लेते हैं। ये है क्या? देखिए, अक्साई चीन क्या है? तो अक्साई चीन जो है 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, तो चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, और यही वो हिस्सा है जिसपे वो कब्जा किया था। उसी क्षेत्र को जो है अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अक्साई चीन क्या है? तो चीन के द्वारा अधिग्रहित किया गया भारत का हिस्सा है। अक्साई चीन समझ में आ गया? अक्साई चीन जो है, तो यहाँ पे भारत चीन के बीच का सीमा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको LAC के नाम से जाना जाता है। LAC का फुल फॉर्म बताइए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पे जो है पाकिस्तान के बीच जो है, भारत पाकिस्तान के बीच, इसको LOC के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो LAC और LOC, इस पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि LAC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। LOC भारत और चीन के बीच की सीमा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, ये डोकलाम 2016 में जो है ये चर्चा में रहा था। ये है क्या, ये समझिए। डोकलाम जो है वो भूटान और सिक्किम के बीच का एक हिस्सा है। ठीक है, और ये एक पठारी मतलब क्या होता है? एक टेबल टॉप जैसा है। पठार जो जानते हैं, प्लेट्यू। ठीक है, इंग्लिश में अगर किसी को जानना हो तो प्लेट्यू कहते हैं। तो डोकलाम जो है एक पठार है। ठीक है, इसको लेकर जो है चीन ने अचानक ही इस पे अपना कब्जा, मतलब चीन जो है अपना उस पे अधिग्रहण जो है सिद्ध करना शुरू कर दिया था 2016 में। अब ये जो है ना हमेशा जो है चर्चा में रहता है। आप लोग जो है एक वर्ड जो है सुने होंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का नाम सुने हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? या चिकन नेक क्या है? चिकन नेक। और सर देखिए, इसको जूम करके अगर देखें तो ये, अगर ये बांग्लादेश वाला पार्ट आप अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो आप गौर कीजिए कि ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न भाग है भारत का, और ये जो हमारा इंडिया का मेन लैंड है, इसके बीच का कनेक्शन का जो एक वो है ना जरिया, वो बस ये छोटा सा है इलाका है, मात्र इतना। ठीक है, ये 32 किलोमीटर के आसपास का ही क्षेत्र है। इतने दूर से ही भारत जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ा हुआ है ना। एक बार की बात हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है ना, वो क्या हुआ था कि उनका केंद्र सरकार के साथ जो है ना कुछ मतभेद हो गया था। ठीक है, तो बहुत पॉपुलर लीडर थे, अपने अंदाज के लिए जाने जाते थे। तो एक बार भाषण दिए, ठीक है, और भाषण ये दिए कि आपको आइडिया होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे रेलवेज का उतना अच्छा अभी संपर्क नहीं हो पाया था उस टाइम तक। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था ना, वो रोडवेज के द्वारा होता था। और NH-31 जो है वो बिहार को असम से जोड़ती थी, फिर वो असम से अन्य जगहों पर जाता था। तो लालू प्रसाद जो है उसका जब केंद्र सरकार के साथ मतभेद हुआ, तो वो एक जब डिमांड रखे और वो डिमांड नहीं पूरा किया गया, तो वो बोल दिए, एक स्टेटमेंट दे दिया, काफी विवादास्पद भी था। वो बोले थे कि वो भारत का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के साथ जो है ना उसका संपर्क ही खत्म कर देंगे। ठीक है, संपर्क मतलब कि ट्रक वगैरह ना उसका जाम लगा देंगे। उससे क्या होगा कि इस क्षेत्र पे मतलब आवाजाही रुक जाएगी, और केंद्र सरकार पे फिर जो है एक प्रेशर बनेगा। ये काफी जो है चर्चा में बन गया था उस समय, फेडरलिज्म और इन सब चीजों पे डिस्कशन शुरू हो गया था। तो ये चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सब याद रखिएगा। जहां तक डोकलाम की बात है, तो ये हमारा भूटान है। ठीक है, उसके बाद यहीं पर जो है सिक्किम है, ये भूटान है,
ये नेपाल है, ये चाइना और ये भारत है। तो यहीं पर जो क्षेत्र है ना, ये डोकलाम का है। डोकलाम को लेकर कई बार चर्चा होता रहता है। चाइना क्या करता है, अपना जो है हर दूसरे तीसरे साल जब मैप मतलब बनाता है ना, तो वो अपने क्षेत्र का विस्तार करते जाता है। कई बार ये अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र में दिखा देता है, कई बार भूटान अपने क्षेत्र में दिखा देता है। पिछले साल जो है भूटान का एक नेशनल पार्क था, उसको चीन अपने क्षेत्र में दिखा दिया था, तो ये नेशनल पार्क चर्चा में बन गया था। ठीक है, तो ये चीन की जो है विस्तारवादी नीति है, उसके तहत वो 2016 में डोकलाम को लेकर जो है ना अपना क्षेत्र घोषित कर दिया था, और इसको लेकर जो है युद्ध भी मतलब उसकी स्थिति बन गई थी। अब चूंकि जो है डोकलाम वो भूटान का हिस्सा, याद रखे वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो भूटान का हिस्सा है। लेकिन भूटान जो है वो भारत के साथ उसका मैत्रीपूर्ण संबंध है, और उसकी रक्षा जो है डिफेंस भूटान का वो भारत के अंतर्गत ही आता है। तो भारत भी अपना सेना लेके जो है डोकलाम पे चढ़ाई कर दिया था। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ था। तो हो सकता है कि आज बहुत लोगों को पहली बार पता चला होगा कि डोकलाम जो है वो भारत का ही नहीं है। ठीक है, और बहुत लोगों को आइडिया भी होगा इसका। डोकलाम जो है किस देश का हिस्सा है? भूटान। भूटान। ओके, देखिए हम लोग क्या क्या बात की, अक्साई चीन समझ गए, एलएसी एलओसी समझ गए, उसके बाद हम लोग डोकलाम समझ गए। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम लोग अभी क्या चिकन नेक बात किए थे और सिलीगुड़ी कॉरिडोर बात किए थे। तो जब आप लोग, हम आपका मेंस के बारे में भी बता देते हैं, जब मेंस में आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में क्वेश्चन बने, पूछा जाए, ठीक है, तो आप इसमें जो है ये चिकन नेक और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इन सब वर्ड का भी यूज कर देंगे ना, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक जो है वो जो चेक करने वाले होंगे उनको बढ़िया लगेगा। ठीक है, आप जोड़ देंगे कि ये जो कालादान है, ठीक है, या सिप प्रोजेक्ट जो है जो भारत को यहाँ म्यांमार से जोड़ती है, और ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र का विकल्प के रूप में है। तो ये किसका विकल्प है? ये चिकन कॉरिडोर का विकल्प है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विकल्प है। तो ये एक दो वर्ड यूज कर देंगे ना, वही आपके आंसर को बूस्ट कर देगा। ये सब इस तरीके का की पॉइंट जो है आप लोग कहीं हो सके तो उसको लिखें, नोट करें, न्यूज़पेपर वगैरह में मिले तो इस पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अक्साई चीन के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, इसको 1962 में युद्ध हुआ था, इसके बारे में बात हो चुकी थी। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ये भी बात हो चुका था। डोकलाम क्या है? प्लेट्यू है, ये बात हो चुकी थी। यहीं पे चुम्बा घाटी है। देखिए हम लोग नुब्रा घाटी का बात किए थे। नुब्रा घाटी कहाँ है, किस राज्य में था? वो लद्दाख में, लद्दाख में था। ठीक है, और चुम्बा घाटी कहाँ है? से निकलती। ठीक है, चुम्बा घाटी जो है ये भूटान और सिक्किम के आसपास है। ठीक है, डोकलाम जो है ये चीन और भूटान के बीच जगह है। ठीक है, भारत के बीच नहीं है, लेकिन भारत चूंकि भूटान का रक्षा विभाग देखता है, इसलिए भारत वहां पे अपनी सेना को लेके चला गया था। ठीक है, उसके देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी भी भारत और चीन के बीच विवादित रही है। क्यों रही है? तो ये समझिए, 2017 में यहाँ पे दागू, दाइची, जियाचा, ठीक है, ये 3-4 जो है ना बांध का निर्माण कर दिया था चीन, और इस बांध के सहारे वहां पे पानी को रोक दिया था। ठीक है, तो रोकने से समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि चीन जो है ऐसा कर सकता था कि भारी मात्रा में पानी जमा कर लेता, और आपको पता होगा कि हमारा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये क्षेत्र, यहाँ मानसूनी बारिश बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ जब ऑटोमेटिक बारिश बहुत ज्यादा है, और वैसी स्थिति में अगर चीन भी अपना बहुत सारा बांध खोल देता है, तो समझिए कि इस क्षेत्र की क्या स्थिति होती। ठीक है, तो इस वजह से जो है भारत जो है इसको लेकर ये बार बार यूएनओ वगैरह में मुद्दा उठाता रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पे ये 3-4 नाम याद रखिएगा, दागू, दाइची, जियाद, ये ठीक है, ये सब बांध है। ओके, ब्रह्मपुत्रा की बात आई तो आप लोग ये बात बताइए कि ब्रह्मपुत्रा को चीन में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, और जब ब्रह्मपुत्रा भारत में घुसती है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में उसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग। दिहांग। ओके, और जब ये असम में आती है तो इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और जब यही ब्रह्मपुत्रा जो है जब देश में चली जाती है तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? यमुना। जमुना। ठीक है, जमुना होता है। ठीक है, तो ठीक है, हमारा जो ब्रह्मपुत्रा भी एक बार को खत्म हो गया, हम आप यहाँ रिवाइज करा देते हैं। यहाँ से निकलती, यहाँ सांगपो हुई, यहाँ पे दिहांग हुई, यहाँ ब्रह्मपुत्रा हुई, और यहाँ पे हो गई जमुना। ठीक है, जमुना। गंगा यहाँ से निकली, गंगा रही, और बांग्लादेश आते हुए इसका नाम क्या हो गया? पद्मा। और जमुना मिलती है, तो उसके बाद यहाँ से इस नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना। अब सोचिए कि यहाँ से इसकी नाम मेघना क्यों हो जा रही है? आइडिया है आप लोगों को? देखिए यहाँ पे जो है ना मिजोरम और इधर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, यहाँ मेघना नाम की नदी आती है। ठीक है, और ये नदी भी जो है ना इन दोनों में मिल जाती है आगे जाके। ठीक है, और इस नदी के कारण जो है ना इसका पूरा नाम बाद में चल के क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ठीक है, ये हमको लगता है ये आपको नया पता लगा होगा। ओके, ब्रह्मपुत्रा में जो है यहाँ पे नदी पे जो है ब्रह्मपुत्रा नदी में इसकी चौड़ाई जो है बहुत ज्यादा हो जाती है कई बार, तो इसके बीच में जो है ना एक आइलैंड है। ठीक है,
मतलब रिवराइन आइलैंड। माजू- आइलैंड हमेशा समुद्र में होता है, लेकिन ये आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में है। उस आइलैंड का क्या नाम है? माजुली। 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 बिल्कुल, उसका नाम है मजूली। ये नाम याद रखिएगा, मजूली का, ठीक है, मजूली द्वीप का। ओके, आगे चलें। यस सर। हम लोग ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात कर चुके हैं, ये बांध के बारे में बात कर चुके हैं। अब ये नंदा देवी के बारे में बात करते हैं। नंदा देवी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड। क्योंकि उत्तराखंड चीन के साथ सीमा लगाती है, इसलिए इस पॉइंट को यहीं पे ऐड किया गया है। तो ये नंदा देवी के साथ है और उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू माउंटेन जो है चलाया गया था। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन ब्लू माउंटेन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये नंदा देवी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू माउंटेन किससे जुड़ा हुआ है? नंदा देवी से है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? तो इसमें जो है प्लूटोनियम के कैप्सूल रखे गए थे, लेकिन ये पाया। आप जानते हैं प्लूटोनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको सुरक्षित करके यहाँ पे रखा गया था, लेकिन ये परियोजना जो है सफल नहीं रहा था। आपसे हो सकता है एग्जाम पूछ दे ऑपरेशन ब्लू माउंटेन क्या है, तो याद रखेगा नंदा देवी उत्तराखंड में प्लूटोनियम की कैप्सूल को रखने संबंधित एक परियोजना थी, ठीक है। चलिए, हमने बात कर लिया पाकिस्तान और चीन के बारे में। अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोई आप लोग थके तो नहीं है? बात कर सकते हैं ना, पढ़ सकते थोड़ा। हेलो, यस सर, पढ़ाइए। कोई दिक्कत नहीं है ना? आप कहेंगे तो हम बंद भी कर सकते हैं। नहीं सर, पढ़ा दीजिए, इसको खत्म ही कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थोड़ा तो बचा ही है वहाँ। बांग्लादेश वाला खत्म कर दीजिए। ठीक है। वैसे भी देखिए, आप लोगों को बस सुनना ही होता है ना, आप लिख तो रहे नहीं है, ठीक है, तो सुनते जाइए, ठीक है। और एक काम ये कीजिएगा कि इस देखिए ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन इसमें से अगर आपको एक दो पॉइंट भी नया मिलता है ना, तो उसको ही बस लिखिए, कुछ जरूर लिखिए इस क्लास से जुड़ा हुआ, ताकि 10 दिन के बाद जब ये खत्म, हाँ बिल्कुल लिखिए, है ना। जैसे आपको देखिए नया क्या जैसे पता चुम्बी चला, घाटी पता नहीं था सर, तो वो लिख लिया। बिल्कुल, है ना। उसका डोकलाम आपको कुछ नया पता चला होगा, मेघना नदी के बारे में पता चला होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ ना ये कुछ सब लिखते पता जाइए। था। ओके ओके, चलिए अब देखिए हम लोग बांग्लादेश देखते हैं। बांग्लादेश जो है भारत के साथ किलोमीटर में सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है। इसकी सीमा 4096 किलोमीटर की है, ठीक है। कौन कौन सा राज्य लगता है? देखिए, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। अब इसको हम लोग मैप पे एक बार देखेंगे। आइए, मैप पे देखने से क्या होता है, ये याद होता है। चलिए, पहला स्टेट देखिए, इसका नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। बंगाल। ये दूसरा असम। असम। असम, मेघालय। मेघालय। त्रिपुरा। त्रिपुरा। मिजोरम। मिजोरम। हो गया ना 5, ठीक है। ओके, तो ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा लगाती है। 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे बड़ा सीमा है 4096 किलोमीटर का। बांग्लादेश आजाद कब हुआ? तो 1971 में हुआ, ठीक है। भारत का बहुत बड़ा योगदान था। 72 जी, क्या बोल रहे हैं? 72 से इसको मान्यता प्राप्त हुआ था। मान्यता प्राप्त हुई थी, लेकिन आजादी जो है इसका 6 नवंबर 71 को हो गया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश को लेकर विवाद क्या है, ये समझिए, है ना। इनक्लेव मतलब एक क्षेत्र को लेकर विवाद है, जिसका नाम था 3 बीघा कॉरिडोर, लेकिन इसको जो है सुलझा लिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 99। नहीं, 99 नहीं था। 99 जो था ना वो 100। 100 था, ठीक है, 100। और 101वां कौन सा था, ये बताइए? जीएसटी। जीएसटी का था। ठीक है, जीएसटी था 101वां। कोई बात नहीं है ना, सॉरी वॉरी मत, गलत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, हम लोग गलती नहीं करेंगे तो जस्टिस के लिए था ना, कोलिजियम व्यवस्था के। चलिए एक बार जो हम लोग अमेंडमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। 99वां जो था ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक जो है कमीशन बनाने के लिए था, ठीक है। इसको जुडिशियल रिव्यू डाल के इसको पूरी तरह से नल एंड वाइड करार कर दिया गया, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया। 100वां जो था ये हमारा क्या था, बांग्लादेश के साथ 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर था, ठीक है। 101वां क्या था, ये GST। 102वां क्या था, आरक्षण से संबंधित। ओबीसी का। ठीक है, ओबीसी को लेकर था। 103वां क्या था, एससी का। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी हाल ही में कौन सा संशोधन हुआ? 100 महिला जो वाला हुआ है, महिला 106 नारी वंदना संशोधन। चलिए ये बताइए 104 क्या था? ईडब्ल्यूएस वाला क्या था? ईडब्ल्यूएस वाला इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला कौन सा था? 104। 104। ठीक है, ओके। तो ये अमेंडमेंट हो गया। हम लोग आगे बात करते हैं 3 बीघा कॉरिडोर, इसको सुलझाया कैसे गया? तो ये इसको 101वां संविधान संशोधन के द्वारा सुलझाया गया है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो है ये यानी इन दोनों को मिलाकर जो मेघना बनती है, इसकी संयुक्त धारा मेघना या मोहना द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को आइडिया होगा अभी सुंदरबन डेल्टा के बारे में, ठीक है।
इस डेल्टा का दक्षिण पश्चिम भाग पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस भाग को भारत का 27वां रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो जो हमारा ये है सुंदरबन डेल्टा है, इसको 27वां रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। 39 कौन सा था? रामसर कांवरताल 81 82 बताइए। नागी नटक्री। बहुत बढ़िया। 5 जून को दिया गया है ना, 5 जून याद रखिएगा। ओके, अब देखिए रामसर क्या है, तो ये ईरान का एक शहर है। ठीक है, और ये होमियो ये है ना, वेटलैंड्स को संरक्षण प्रदान करने के लिए दिया गया है। और इसमें जो 1971 में ईरान का एक शहर था। आप लोगों को आइडिया है क्या ये मोन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है? मोन्टेक्स आइडिया है मोन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में? नहीं पता है? नहीं। हम आप लोग एक हिंट दे देते हैं, ये रामसर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, वैसा रामसर स्थल, ठीक है, वैसा रामसर स्थल जो प्राकृतिक रूप से संकट में है। ठीक है, उसके लिए एक अलग रिकॉर्ड बनाया जाता है, इसको मोन्टेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो भारत के भी 3-4 जगह जो थे वो मोन्टेक्स रिकॉर्ड में थे, लेकिन उसमें से कुछ को निकाल भी दिया गया है। ठीक है, कल ऐसा कीजिएगा आप लोग, इसको सर्च करके आएगा, नेट का यूज कीजिएगा। क्लास जब ज्योग्राफी का शुरू होगा तो आप लोग खुद ही बताएगा मोन्टेक्स रिकॉर्ड देख के आए थे। देखिए ये कुछ नया है, मतलब आप लोगों में से अभी 16 लोग जुड़े हुए हैं और किन्हीं को नहीं पता था। ठीक है, तो ये नंबर सब थोड़ा थोड़ा दिखाइएगा। हम बता देते हैं हमको कि ये रामसर से जुड़ा हुआ है। इस साल बिहार को रामसर का दर्जा मिला है, बिहार के 2 स्थान को, ये चर्चा का विषय है। तो रामसर को हमको हर डायमेंशन से कवर करना है, इसलिए हम आपको मोन्टेक्स रिकॉर्ड भी बता दिए हैं। ठीक है, हो सकता है एकदम नॉर्मली पूछ दे कि मोन्टेक्स रिकॉर्ड में अभी वर्तमान में कितने हैं? 3 है। ठीक है, उसमें से 1 को हटा भी दिया गया, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल था। ठीक है, तो इसको 1981 में लागू किया गया था। अच्छा, भारत में ये इस पे कब साइन किया था बताइए, रामसर कन्वेंशन पे? 82 में। 82 बढ़िया, ठीक है ना, 10 साल बाद किया था। और चिल्का झील जो है वो भारत का पहला रामसर स्थल था। ओके, तो आगे देखते हैं। न्यू मोर आइलैंड है किन 2 देशों के बीच न्यू मोर आइलैंड चर्चा में? न्यू मोर आइलैंड जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में, हम आपको जगह दिखाते हैं कहाँ पे है ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में यहीं पे था। ठीक है, लेकिन और ये ना इसको लेके झंझट होता रहता था कि भारत का है कि पाकिस्तान का, और ये जो है ना नेचर के द्वारा बाद में क्या हुआ, ध्वस्त कर दिया गया, मतलब खुद ही जो डूब गया ये, तो ये झंझट भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आइलैंड का नाम बोलते हैं, आप बताइएगा ये किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? ठीक है, बताइए। अभी चर्चा में रहा है कच्चा तीबू द्वीप, बताइए कहाँ पे है, किन 2 देशों के बीच है? श्रीलंका इंडिया भारत श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, सरक्री का भी बताए थे। इंडिया पाकिस्तान गुजरात ठीक है, आपको आइडिया है एक जो है म्यांमार और भारत के बीच भी एक द्वीप है जो चर्चा में रहता है, कोकोस। कोको द्वीप। बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए अब हम श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका जो है इसके साथ कोई मतलब कोई राज्य सीमा नहीं बनाती है, क्योंकि ये एक द्वीप है। ठीक है, जल है ना, इसको जो है इसका जल के मोती भी कहा जाता है ना, हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। ओके, इसका पुराना नाम था। ठीक है, सिलोन। आप आपके दादाजी होंगे या पापा होंगे, अगर वो म्यूजिक लवर होंगे तो उनसे पूछिएगा, रेडियो सिलोन करके एक आता था पहले। ठीक है, आप लोग उसका नाम सुने, एक सयानी का थे, उनका पूरा नाम क्या था, मीर सयानी या क्या थे, रेडियो प्रेजेंटर थे वो। ठीक है, उनका डेथ भी हो गया इस साल, तो ये न्यूज में भी रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है ना रेडियो पे एंकरिंग क्या करते थे, वो हर साल 1975 के आसपास से लेके, है ना, और बाद के दशकों तक जो है ना उस साल का जो सर्वश्रेष्ठ गाना होता था, सबसे पॉपुलर गाना जो होता था, उसका एक लिस्ट लेके आते थे, और वो जो है ना रेडियो पे ही प्रसारित होता था। ठीक है, उसको पिनाका गीत माला वगैरह ऐसे कुछ कहा जाता था। तो सिलोन जो होता था ना, रेडियो सिलोन, वो श्रीलंका से ही जो है प्रसारित होता था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सिलोन किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का पुराना नाम है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है बताइए? श्री जयवर्धन सूर्यवर्धन बिल्कुल, कोलंबो नहीं है, कुछ लोगों को अगर पता हो तो कोलंबो पहले था, वो हट गया है। ठीक है, अब उसकी राजधानी जो है ओके। आप लोगों को पता है क्या कि श्रीलंका में जो है ना एक गंगा से एक नदी बहती है। ठीक है, महादेवी गंगा, बहुत सही है ना, ऐसा ही कुछ नाम है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा हमको। तो एक बार क्या होता है, हम लोग गंगा में उत्तर की गंगा, दक्षिण की गंगा या गंगा ये सब पढ़ते हैं। अब एग्जाम में पूछ दिया ये श्रीलंका वाली गंगा के बारे में, तो ये आइडिया नहीं। काली गंगा नाम है, काली गंगा नाम नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, काली गंगा नहीं है। महाबेली गंगा हो सकता है, ये आपको मिलेगा शायद, है ना, इसमें कहीं होगा अभी लिखा हुआ। अभी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे, जब नदी पढ़ेंगे ना तो वो सभी पढ़ेंगे। ओके,
तो ये देखिए श्रीलंका समझिए क्या है, उसका पुराना नाम सिलोन है। ये नारियल की आकृति का है, ओके। और इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है, ठीक है, रामेश्वरम का एक द्वीप है, धनुषकोडी, ठीक है। जो राम जी जो गए थे श्रीलंका को, तो यहीं पर जो है राम सेतु बनाए थे, ओके। तो धनुषकोडी और ये सब जो है वहीं पे है। हम आपको एक चीज आप इस मैप में समझा देते हैं, ये समझिए भारत और श्रीलंका के बारे में। मैप दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए हमने यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में बात की थी, ये कन्याकुमारी था, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ना यहाँ, ये हमारा रामेश्वरम है, ठीक है, रामेश्वरम। और रामेश्वरम से जो आपको ये थोड़ा फैला हुआ दिख रहा है ना, यहाँ आगे तक निकला हुआ, ये पार्ट जो इसका जो लास्ट पोर्शन है ना, इसको धनुषकोडी कहते हैं। भारत का धनुषकोडी तक जो है अभी भी रोड बना हुआ है, ठीक है। और धनुषकोडी के बाद यहाँ श्रीलंका कितना दूर है और यहाँ से भारत है। ये बीच का जगह है ना, ये खाली है, और इसी जगह पे जो है राम सेतु का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो रामेश्वरम यहाँ हुआ, यहाँ धनुषकोडी हुआ, और इसके बाद राम सेतु है, और फिर श्रीलंका है, ओके। ये समझ में आ गया होगा। ये जो रामेश्वरम है, ये रामेश्वरम जो है ना एक द्वीप पे अवस्थित है। और ये द्वीप कौन सा है, तो पंबन आइलैंड है। पंबन, क्या नाम है बोलिए आप लोग भी, पंबन आइलैंड, ठीक है। और पंबन, बिल्कुल। और आप लोगों को आइडिया भी होगा कि पंबन ब्रिज जो है ना वो भी बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। पंबन ब्रिज जो है उसका अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और इसकी खासियत क्या है कि ये जो है ना समुद्र में अवस्थित है। ये ब्रिज जो है, मतलब ट्रेन जब इस पंबन ब्रिज से पास होती है तो बिल्कुल उस समुद्र के बीचों बीच वो ट्रेन चलती है। कई बार जब लहरें तेज आती हैं तो उसका छींटा वीटा भी पड़ता है ट्रेन पे, ठीक है। तो क्या होता है कि पंबन ब्रिज पे जब आप जाएंगे, अच्छा उसके साथ मजेदार बात क्या है कि पंबन ब्रिज जो है ना, वो यहाँ से समझिए कि कोई नाव आता था तो इधर से ऐसे जाना होता था। अगर ये नहीं होता बीच का डिवीजन तो नाव को इस तरीके से घूम के जाना पड़ता। तो इसको, इस समय को बचाने के लिए अंग्रेजों ने पंबन ब्रिज बनाया। और ब्रिज का खासियत क्या था कि ब्रिज जो था ना इस तरीके से बना था, पुल पे पास करता था ट्रेन, ठीक है, और रोड बस गाड़ी वाड़ी पास करता था। तो अंग्रेज क्या किया कि इस पुल को इस तरीके से डिजाइन किया कि जरूरत पड़ने पे ना ये पुल जो था ना ये इस तरीके से था, तो जरूरत पड़ने पे ना ये उठ भी जाता था ऐसे। और फिर जब काम हो जाता था तो फिर इसको इस तरीके से जोड़ दिया जाता था। फिर कोई नाव आता था तो इसको उठा दिया जाता था, नाव चला जाता था तो फिर ये जुड़ जाता था। तो इस ब्रिज का नाम क्या है, पंबन ब्रिज, ठीक है। पंबन ब्रिज जो है वो रामेश्वरम को पंबन से जोड़ता है, ठीक है। धनुषकोडी वगैरह इसी से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। सर एक पवन द्वीप भी है, जी क्या बोल रहे हैं, पवन माने पंबन द्वीप भी है कि पवन ब्रिज ही है। पंबन द्वीप है, और द्वीप को जोड़ने वाले ब्रिज को पंबन ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक। ओके, देखिए पंबन लिखा ना, पंबन देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा पंबन, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। देखिए श्रीलंका से जुड़ा हुआ एक न्यूज ये समझ, पहले ये देख लीजिए, धनुषकोडी की बात हम लोग कर लिए, ठीक है। धनुषकोडी के बाद हम लोग पंबन की बात कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पाक संधि है और मन्नार की खाड़ी है। ये क्या है ये समझिए। पाक जल संधि है कहाँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मन्नार खाड़ी किधर और पाक जल संधि किधर है। सिंपली याद रखिएगा, पाक जल संधि जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है। हमारा पाकिस्तान किधर है, वेस्ट की तरफ है ना, पश्चिम में है। तो हमारा पाक जल संधि भी जो है ये पश्चिम की तरफ अवस्थित है। और हमारा जो मन्नार की खाड़ी है वो उसके दूसरे साइड अवस्थित है, ठीक है। ईस्ट में मन्नार की खाड़ी है और वेस्ट में पाक जल संधि है, ओके। आगे चले, श्रीलंका हो गया। ये देखिए लिट्टे के बारे में समझिए, लिट्टे क्या है ये समझिए। श्रीलंका जो है, आतंकवादी श्रीलंका संगठन था वो। जी आतंकवादी संगठन था। अब इसका पहले पूरा इतिहास समझिए। ये हमारा श्रीलंका है, इसमें मुख्य रूप से जो है ना यहाँ पे अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। अब इसमें क्या हुआ कि जाफना द्वीप पे तमिल भाषी लोग आ गए। अब भाषा को लेकर जो है ना विवाद छिड़ा, ठीक है। और ये विवाद जो है धीरे धीरे जो है और बढ़ा। तो यही जो है एक कहते हैं ना कि अपनी गौरव का बात हो गया है ना, कई बार नहीं हो जाता है, ये आत्मसम्मान की बात हो जाती है। और इसी को लेकर जो है ना भाषा के आधारित जो है नस्ल भेदी, जिस तरह का अभी कुकी और मैती को लेकर विवाद हो गया, उस तरह से जो है सिंहलीज और ये तमिल लोगों के बीच जो है विवाद छिड़ गया, ठीक है। तो इसी में जो है एक संगठन उभर के आया जो तमिल भाषी लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, और इसका नाम क्या था, लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम, ठीक है। देखिए तमिल लिखा हुआ ना, तमिल टाइगर्स इलम। तो तमिल लोगों को बचाने के लिए लिट्टे बनाया गया। और लिट्टे जो है एक धीरे बाद में चल के जो इसको एक आतंकवादी संगठन का दर्जा दे दिया गया। और इन्हीं के द्वारा जो है राजीव गांधी की हत्या का जो है षड्यंत्र रचा गया था, ठीक है। तो ये एक न्यूज है। आगे चलते हैं मालदीव के बारे में, ठीक है। श्रीलंका से जुड़ा हुआ कोई आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा तो पूछ सकते हैं। सर इसके बगैर में कुछ वो ये द्वीप सब था ना वो परवाल, यही कारण एक दो क्वेश्चन।
और कोई नहीं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी अगर हम प्रवाल बता भी दें, प्रवाल जो है ना क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है। जब एक बार उसमें हम लोग पढ़ लेंगे कि प्रवाल होता क्या है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि प्रवाल जो है वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। ठीक है, हम लोगों को ना ये रटना ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ कि वहाँ होगा। जैसे ही आप नहीं सर, समझेंगे पिछला एक टेस्ट दिए थे जिसमें क्वेश्चन है, भारत में कौन सा द्वीप परवाल द्वीप है? इसमें बिल्कुल लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप होगा। अंडमान ठीक है, और चलिए एक हम प्रवाल के पंपन बारे द्वीप। में बात आया है ना, तो हम आपको शॉर्ट में प्रवाल समझा ही देते हैं। ठीक है, प्रवाल होता क्या है देखिए। वैसे ये उसका ओशियनोलॉजी का टॉपिक है, बट सिंपली शॉर्ट में समझिए कि प्रवाल जो होता है ना, जी देखिए प्रवाल क्या है कि दो जो है ना नेचुरल दो समझिए कि ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक जूज एंथली है। क्या है? जूज एंथली। ठीक है, और एक है कोरल। अब होता क्या है कि कोरल जो होता है ना मूंगा, ये लिविंग नहीं है, ये ना बस समझिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का ना एक आकृति नुमा कुछ पानी में बना हुआ रहता है। आपको आइडिया होगा कि समुद्र का पानी खारा है, नमकीन है, तो ये इसमें ना बहुत प्रकार का मिनरल्स पाया जाता है। उसी में से कैल्शियम कार्बोनेट का ना मान के चलिए कि कोई आकृति पाया जाता है। ये अपना चुपचाप घूमता रहता है। अब इसी में जूज एंथली जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करता है ना कि इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में आता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब क्या कि इसके साथ ये रहना शुरू करता है। ठीक है, अब रहने के क्रम में होता क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्या करता है, इसको खाना प्रदान करता है और रंग प्रदान करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता तो उजला कलर का है, लेकिन जब इसमें जूज एंथली प्रवेश करता है तो ये हो जाता है कैसा, ये रंगीन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कोरल का। अब क्या होता है ना कि आप समझिए कि कोरल जो है मतलब समुद्र के पानी में कहीं पे भी जो है आपको ये हो सकता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कहीं भी हो सकता है। लेकिन जूज एंथली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसके जीवित रहने के लिए कुछ फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, अगर उसको ऐसा तापमान, ऐसा मतलब होता है ना बढ़िया मौसम नहीं मिलेगा तो ये मर जाता है। अब उसके लिए बढ़िया मौसम क्या है, तो उसके लिए एवरेज टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री के आसपास होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जी, तो वही मतलब एवरेज हम बता रहे हैं। उसके बाद उसके लिए सैलिनिटी, पानी की नमकीनता जो है वो 27 डिग्री मतलब 27 पर क्या होता है 1000 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है पर हजार कुछ ऐसे होता है। हाँ, तो इसके इसके अलावा भी और भी 2-3 चीज है। अब देखिए कि जब ये सब मिलाइएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझिए कि हमारा जो पानी जो है तो वो कब जो है 27 डिग्री नमकीन होगा, है ना, कब उसकी सैलिनिटी 27 के पास होगी, वो तभी होगी ना जब समुद्र, देखिए एवरेज समुद्र का नमकीन जो सैलिनिटी है ना वो 35 के आसपास या 34 है। ठीक है, अब समझिए कि अब जूज एंथली है ना वो हमेशा 27 डिग्री के आसपास रहना चाहता है। तो 27 डिग्री वही होगा ना जहाँ पे ये 35 में ये नमकीन पानी जो है 35, इसमें कुछ मात्रा में कुछ फ्रेश पानी अगर मिल जाए तो ये 35 से घट के क्या आ जाएगा 27। अब ये 27 आने के लिए क्या करना है, कहीं से इसमें फ्रेश पानी मिलाना है। तो फ्रेश पानी समुद्र में कहाँ से मिलेगा, वर्षा से। नदी। और वर्षा से नदी, अब बताइए ना समुद्र में यहाँ पे कहाँ से लाइएगा आप नदी इस जगह पे, तो यहाँ पे पानी जो है हमेशा समुद्र में शुद्ध पानी वर्षा से मिलती है। और वर्षा जो है ये कैसे होता है, तो वर्षा होने के लिए आपको फिर वही बताए थे, ओशियनोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है कि वर्षा होने के लिए जो है समुद्र का पानी क्या होता है, गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है और ऊपर ठंडा होकर फिर बारिश होता है। तो सबसे ज्यादा बारिश जो है ना ये 0 डिग्री इक्वेटर के पास होता है। अब चूंकि 0 डिग्री इक्वेटर के पास इतना ज्यादा बारिश होता है कि यहाँ पे जो है एवरेज सैलिनिटी वो 20-25 के आसपास आ जाता है। लेकिन हमारे जूज एंथली को कितना चाहिए 27, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाता है। ठीक है, यानी इक्वेटर से थोड़ा ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा नीचे, यानी इस क्षेत्र में है ना 10 से 20 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, वहीं पे जो है आपको कोरल मिलता है। अब जैसे ही आपको ये सब आइडिया लग गया ना, आप समझिए कि हमारा जो वो कितना डिग्री के पास है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं 8 से 10 डिग्री, एग्जैक्टली 8 से 10 डिग्री के पास वो है। अच्छा, फिर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि फिर सर ये यहाँ पे अंडमान निकोबार भी 10 के आसपास है, 10 डिग्री के आसपास, तो वहाँ क्यों नहीं मिलता है, तो वहाँ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो है उसको सैलिनिटी एवरेज बढ़िया नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो पानी नहीं मिलता होगा। तो ये सब जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि किस द्वीप पे कोरल बनेगा। आप वो ऑप्शन देख के ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है कोरल हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो कोरल मूंगा इन सब के बारे में बात किया गया है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, पहले ये श्रीलंका समझ में आ गया, मालदीव समझिए। मालदीव क्या है, तो मालदीव अरब सागर में स्थित एक देश है और ये भी जो है कोरल का बना हुआ है। ठीक है, कोरल का देश है। कोरल होता क्या है, तो ये जूज एंथली सहवाल के साथ कोरल, इन दोनों का एक साथ जब जुड़ जाता है तो यही जो है ना कोरल द्वीप, कोरल का रॉक बनाता है। ठीक है, आप लोगों को आइडिया कि ये कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग समझ में आता है क्या होता है, बताइए। ये कॉन्सेप्ट है कोरल ब्लीचिंग, किसी को आइडिया है? ये सर जो यही कोरल ब्लीचिंग में जो इसका मृत्यु होने लगा है जीव का,
उसके बाद जो देखिए उसका हम समझाते चट्टान हैं। बनता है। बिल्कुल, देखिए ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है ना, किसी का रंगहीन हो जाना ब्लीचिंग होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भी आता है, आप लोग सुने होंगे। ब्लीचिंग का मतलब ही है कि रंगहीन हो जाना, उजला हो जाना ना ब्लीचिंग कहलाता है। अभी हम लोग पढ़े कि जूजेंटली और कोरल है, तो ये कलर प्रोवाइड करता है, उसको रंगीन हो जाता है। लेकिन इसके अंदर का जैसे ही जूजेंटली मरता है ना, ये कोरल जो है ना फिर से व्हाइट हो जाता है। और जब बड़ी मात्रा में जूजेंटली मर जाता है तो आपको दिखेगा कि मतलब 10-10, 20-20 किलोमीटर का क्षेत्र है ना, वो पूरा उजला हो पड़ा है, ठीक है। तो ये जो उजला हो जाता है इसी को कोरल के ब्लीचिंग का एक फेनोमेनन कहते हैं ना, इस क्षेत्र में कहते हैं कोरल ब्लीचिंग हो गया। क्यों क्यों होता है? तो कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ गया है तब होता है, कई बार सैलिनिटी बढ़ जाता है तब होता है, कई बार क्या होता है कि कोरल द्वीपों के पास से जब समुद्री जहाज गुजरता है तो जहाज से क्या होता है, गर्म पानी छोड़ा जाता है या पेट्रोल का रिसाव हो जाता है, तब कोरल ब्लीचिंग हो जाता है, ठीक है। और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इस वजह से समुद्र का एवरेज टेम्परेचर है ना वो बदल रहा है, तो इस वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, ठीक है। ये मेंस का टॉपिक है, तो कोरल ब्लीचिंग समझ लिए तो ये अच्छी बात है। समझ में आ गया ना कोरल ब्लीचिंग क्या है और कोरल क्या है? जी ऐसा समझ गए। ठीक है। अब ये एटॉल क्या है, ये जब हम लोग क्लाइमेट लॉ पढ़ेंगे तो समझेंगे, ज़्यादा डिटेल से जाएंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, म्यांमार समझिए। अगर कोई म्यांमार क्या है, जो शुरू में मतलब भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1935 के एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इसको बांट के अलग कर दिया गया, ठीक है। और इसके साथ किस किस राज्य का सीमा लगता है? अरुणाचल लगता है, नामामी, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, ये 3-4 लगता है, समझ जाइए। इसकी सीमा क्या है? 1643 किलोमीटर की है। और इसका विवाद क्या है? तो दीफू दर्रा विवाद है, ठीक है। दीफू दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे अवस्थित है। ये चर्चा में बना रहता है। देखिए एक न्यूज और बता देते हैं, करंट का न्यूज है कि म्यांमार और भारत अभी देखे ना कि तो भारत का जो एक राज्य है ये मिजोरम वगैरह, यहाँ पे क्या होता था कि ना फ्री में एक देश से दूसरे देश आने जाने का जो है वो देते थे इसको, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है वहाँ पे कुछ आतंकवादी संगठन और कुछ उपद्रवी तत्व जो एक्टिव हो गए, इस वजह से होम मिनिस्ट्री जो है इसको फिर से क्या किया है, बैन कर दिया। फ्री आने जाने को जो है वो बैन कर दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, दीफू दर्रा जो है किन देशों के बीच विवाद है बताइए? म्यांमार और भारत। ओके, चलिए नेपाल सर देखते हैं। दीपू जगह तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, दीपू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। जी, दीपू ही बता रहे हैं। ओके, नेपाल देखिए। नेपाल क्या है? एक स्थलरूद्र देश है। कौन कौन सा राज्य लगता है इसके साथ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। 1 2 3 4 5 देश लग रहा है, ठीक है। इसकी सीमा लंबाई कितनी है? तो 1751 किलोमीटर की है। ये सब मत याद रखिएगा। कितना राज्य लगता है ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको मैप का आइडिया है तो याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आंख बंद कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। 5 राज्य लगता है नेपाल के साथ, ठीक है। भारत और नेपाल के खुले संबंध, मतलब जो सीमा है ना उसका सीमांकन नहीं किया गया है, ओके। आपको पता होगा काला पानी विवाद भी जो है, सॉरी, हाँ, काला पानी विवाद भी है, वो भारत और नेपाल के बीच है। काली नदी जो है वो अपनी बदलती रहती है। अच्छा, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है काला पानी विवाद, है ना। तो वो क्या होता है ना कि नदी जो है अपनी स्ट्रीम चेंज करती रहती है, तो इसको लेकर कई बार भारत और नेपाल के बीच में मतलब वो भी होता है, विवाद भी होता है, ठीक है। आप लोग चलिए एक चीज बताइए, हमको याद आ रहा है, सुगौली की संधि कब हुई थी बताइए, साल बताइए। ये भारत और नेपाल के सीमा का जो है सीमांकन किया गया था इसी साल, सुगौली की संधि के 16 16 क्या 19 16 1816, ठीक है, और ये 18 ठीक है, 1816 सुगौली की संधि। चलिए भूटान देखते हैं। भूटान क्या है? तो यह भी एक स्थलरूद्र देश है। कौन कौन सा राज्य लगता है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मैप पे देखिए आइडिया लगेगा। लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। भूटान के साथ हम लोग ऊपर देखे थे, डोकलाम विवाद जुड़ा हुआ था, ठीक है। ओके, अब देखिए सारा राज्य खत्म हो गया है, अब भारत की सीमा समझिए। भारत का अगर टोटल सीमा का बात कीजिएगा तो लैंड बाउंड्री, टोटल बाउंड्री कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी मेन लैंड की बात करें तो ये 6100 किलोमीटर है। और अगर सभी द्वीपों को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये जी, अब याद रखिए 75-16 था, ठीक है। ये हमारा भारत का परिचय हो गया। अब यहाँ माउंटेन ऑफ इंडिया शुरू हो रहा है, तो अब एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, इसको अब हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। इतना जो पढ़े हैं, तो इससे जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का कोई सवाल है, ठीक है, या कुछ एडिशनल फैक्ट आपको पता हो जो आपको लगे कि हम लोगों को भी जानना चाहिए, तो वो बताइए।